नमस्कार। जी। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी। पाकिस्तान का जो विचार है, उसकी जड़ें कहाँ हैं और मतलब ये एक सोच से एक राष्ट्र की मांग तक कैसे पहुंचा। हाँ, ये सफर काफी लंबा और पेचीदा रहा है। हमारी ये जो बातचीत है, ये पाकिस्तान की नींव, विचार से राष्ट्र तक नाम के एक लेख के कुछ अहम हिस्सों पर आधारित है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इस लेख से जो मुख्य जानकारियां हैं, जो नजरिए हैं, वो सामने रखें। हाँ, ताकि समझा जा सके कि ये अलग देश का ख्याल कैसे पनपा, कैसे इसने शक्ल ली। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। देखते हैं कि कैसे एक सोच ने धीरे धीरे एक इतने बड़े राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लिया। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है 20वीं सदी की शुरुआत में। हिंदुस्तान में सियासी माहौल गर्म था। अलग अलग समुदाय अपना भविष्य देख रहे थे, रास्ते तलाश रहे थे, और उसी माहौल में मुसलमानों के एक तबके में एक अलग पहचान, एक अलग राजनीतिक भविष्य की सोच उभर रही थी। तो इस कहानी में वो पहला अहम मोड़ कहाँ आता है? लेख तो कहता है कि मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का विचार पहली बार किसी औपचारिक मंच पर मोहम्मद इकबाल ने रखा था। हाँ, 1930 की बात है ये। इलाहाबाद में हाँ। मुस्लिम लीग का सालाना जलसा था और इकबाल वहां अध्यक्षीय भाषण दे रहे थे। तो क्या ये वाकई पहली बार था इतने बड़े पैमाने पर? हाँ, इसे एक बहुत अहम मोड़ माना जाता है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा लेख बताता है, कि इकबाल की जो पेशकश थी वो सिर्फ बेहतर नुमाइंदगी या कुछ अधिकार मांगने तक नहीं थी। अच्छा। उन्होंने साफ तौर पर एक अलग भौगोलिक इकाई की बात की। उत्तर पश्चिमी भारत के जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, उनको मिलाकर एक अलग वतन। ये सिर्फ राजनीतिक नहीं, एक तरह से सांस्कृतिक और दार्शनिक बुनियाद पर भी था। और क्योंकि वो मुस्लिम लीग के सदर थे उस वक्त, हाँ, ये जरूरी बात है। तो उनकी बात का वजन था। इसने आगे की बहस की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाई। हाँ, ये विचार हवा में तो पहले भी था, पर इतने बड़े मंच से कहना ये एक नई शुरुआत थी। तो मतलब इकबाल ने एक तरह से नींव रख दी, लेकिन ये भी बताता है कि उस वक्त इस ख्याली इलाके का कोई नाम नहीं था। पाकिस्तान नाम तो बाद में आया। हाँ, बिल्कुल। यहाँ कहानी और भी रोचक हो जाती है। ये नाम कहाँ से आया, किसने सोचा ये नाम? ये नाम दिया चौधरी रहमत अली ने। लेख के मुताबिक वो उस वक्त इंग्लैंड में थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। अच्छा, एक छात्र ने? हाँ, एक छात्र ने। साल था 1933। उन्होंने एक छोटा सा पैम्फलेट छापा, एक इश्तिहार जैसा। उसका टाइटल था नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिश फॉरएवर। अरे वाह, अभी नहीं तो कभी नहीं। हाँ, क्या हमें जिंदा रहना है या हमेशा के लिए मिट जाना है। इसी में उन्होंने पहली बार पाकिस्तान लफ्ज इस्तेमाल किया। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक पुकार थी, एक तरह का नारा बन गया। ये उन्वान ही अपने आप में बहुत जोरदार है। और ये नाम पाकिस्तान, क्या ये बस यूं ही कोई शब्द था या इसका कोई मतलब था, कोई बनावट थी? लेख तो इशारा करता है कि इसकी एक बनावट थी। बिल्कुल सही। रहमत अली ने ये नाम सोच समझ कर गढ़ा था। जैसा लेख में बताया गया है, ये उस वक्त के ब्रिटिश इंडिया के 5 उत्तरी सूबों या इलाकों के नामों के पहले अक्षर, उनको जोड़कर बनाया गया था। अच्छा, कौन कौन से? देखिए, पी लिया पंजाब से, ठीक। ए लिया अफगानिया से, ये उन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस सूबाए सरहद के लिए इस्तेमाल किया। ओके। के कश्मीर से, एस सिंध से, और टान बलूचिस्तान से। अच्छा, तो PAKSTAN। हाँ, PKSTN। बाद में कहा जाता है कि बोलने में आसानी के लिए और शायद मतलब को और साफ करने के लिए पाक मतलब पवित्र, स्थान मतलब जगह, इसमें आई जोड़ा गया, तो ये पाकिस्तान बन गया। अरे वाह, तो ये नाम सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि अपने आप में एक नक्शा था। ये सोचना तो कमाल का है। हाँ, और देखिए, किसी विचार को, किसी आंदोलन को जब एक नाम मिल जाता है ना, हाँ, उसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है। वो उसे एक पहचान देता है, एक झंडा जिसके नीचे लोग जमा हो सकें। सही बात है। एक नाम लोगों को जोड़ता है, एक साझा मकसद का एहसास दिलाता है। तो रहमत अली के इस नाम ने उस धुंधले से ख्याल को एक ठोस शक्ल दे दी। लोग उसे पहचान सकते थे, उस पर बात कर सकते थे। लेख इसी बात पर जोर देता है कि यह नामकरण की प्रक्रिया उस विचार को हकीकत बनाने की तरफ एक बहुत अहम कदम था। तो ठीक है, इकबाल ने खाका खींचा, रहमत अली ने नाम दे दिया, लेकिन ये अभी तक एक छात्र का दिया नाम था या एक शायर का ख्याल। इसे एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनने में, एक औपचारिक मांग बनने में तो वक्त लगा होगा। हाँ, जाहिर है।
लेख के मुताबिक अगला बड़ा पड़ाव आया 1940 में, लाहौर में। क्या हुआ था वहाँ? बिल्कुल, 1940 का साल इस कहानी में एक निर्णायक मोड़ है। 22 से 24 मार्च तक लाहौर में मुस्लिम लीग का सालाना जलसा हुआ हाँ। और सदारत कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये वो वक्त था जब मुस्लिम लीग ने पहली बार अपने मंच से खुलकर और औपचारिक तौर पर हिंदुस्तान से अलग एक या एक से ज्यादा आज़ाद मुस्लिम रियासतों की मांग रखी। तो अब ये सिर्फ इशारा नहीं था। नहीं, अब ये एक बाकायदा सियासी प्रस्ताव था, अ फॉर्मल डिमांड। लेख में इस बात का जिक्र है कि जिन्ना इस जलसे में बहुत मजबूत इरादे से आए थे। उन्होंने साफ कर दिया था कि अब वो एक अलग मुस्लिम मुल्क से कम किसी चीज पर मानेंगे नहीं। हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐलान था, खासतौर पर उस वक्त के सियासी माहौल में। बिल्कुल। और इसी जलसे में जिन्ना का जो द्विराष्ट्र सिद्धांत था, यानी टू नेशन थ्योरी, हाँ। उसे मुस्लिम लीग ने आधिकारिक तौर पर अपना लिया। इसका निचोड़ यही था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं, उनके रहन सहन, रस्म रिवाज, मूल्य सब अलग हैं। इसलिए उन्हें अलग सियासी इकाइयों के तौर पर अपना भविष्य तय करने का हक होना चाहिए। अच्छा। और जो प्रस्ताव पास हुआ, जिसे आज हम लाहौर प्रस्ताव कहते हैं, हालांकि उसे बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव कहा जाने लगा, पर असल प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द नहीं था। अच्छा, ये भी एक बात है। हाँ, तो वो प्रस्ताव असल में लेख के मुताबिक पंजाब के जो उस वक्त के प्रीमियर थे सर सिकंदर हयात खान, उन्होंने तैयार किया था। ओके। और इसे जलसे में पेश किया बंगाल के उस वक्त के प्रधानमंत्री ए.के. फजलुल हक ने। और ये तारीख थी 23 मार्च 1940। ये दिलचस्प है कि तैयार किसी और ने किया, पेश किसी और ने। ये शायद उस वक्त की अंदरूनी राजनीति की तरफ भी इशारा करता है। हो सकता है, बिल्कुल। अब जिन्ना की बात निकली है तो लेख उनके बारे में दो बिल्कुल अलग अलग तरह की रायों का भी जिक्र करता है। बड़ी अजीब सी बात लगती है। हाँ, क्या? एक तरफ तो सरोजनी नायडू ने कभी उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा है। और दूसरी तरफ लेख जवाहरलाल नेहरू की किताब के हवाले से इकबाल का एक कथित बयान बताता है, जिसमें इकबाल ने नेहरू से कहा, जिन्ना एक सियासतदान है, आप नेहरू एक वतन परस्त, मतलब देशभक्त। ये दोनों बातें तो जिन्ना के शख्सियत के बिल्कुल उलट पहलू दिखाती हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये एक अहम सवाल है कि हम तारीखी शख्सियतों को कैसे समझें, खासकर उन्हें जो बड़े सियासी बदलावों के केंद्र में थे। सही। लेख में दर्ज ये दोनों बयान इसी बात की मिसाल हैं कि वक्त और हालात के साथ लोगों की छवि, उनके बारे में राय कैसे बदल सकती है। और ये जरूरी है याद रखना कि ये लेख में बताई गई बातें हैं, हम सिर्फ उन्हें सामने रख रहे हैं। हाँ, हम कोई पक्ष नहीं ले रहे। बिल्कुल। सरोजनी नायडू का बयान, जैसा लेख भी इशारा करता है, शायद जिन्ना के सियासी करियर के शुरुआती दौर का है, जब वो कांग्रेस में थे और सच में हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। हाँ, तब वो कायदे आजम नहीं बने थे। बिल्कुल। और इकबाल का जो कथित बयान है, अगर वो सही है तो वो जाहिर है बाद के दौर का होगा, जब जिन्ना मुस्लिम लीग के नेता बन चुके थे और उनकी सियासत की दिशा पूरी तरह बदल गई थी। तो इस तरह की अलग अलग राय उस वक्त के उलझे हुए सियासी माहौल, बदलते रिश्तों और खुद जिन्ना के अपने विचारों में आए बदलाव को दिखाती हैं। किसी का भी मूल्यांकन वक्त, हालात और देखने वाले के नजरिए पर बहुत निर्भर करता है। सही बात है। लेख हमें ये दोनों पहलू दिखाकर सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास कितना पेचीदा हो सकता है। ये बात तो है। एक ही इंसान के बारे में वक्त के साथ कितनी अलग धारणाएं बन जाती हैं। अच्छा, चलिए वापस लाहौर प्रस्ताव पर आते हैं। लेख में एक और छोटी मगर अहम जानकारी है जी। कि 23 मार्च 1940 को जो प्रस्ताव पास हुआ था, उसकी याद में ठीक 3 साल बाद 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया। इसका क्या महत्व था? हाँ, ये एक प्रतीकात्मक कदम था, लेकिन इसका सियासी महत्व भी था। देखिए, इस तरह के दिवस मनाना असल में उस मांग को और पुख्ता करने का तरीका होता है। अच्छा। उसे एक संस्थागत रूप देना और लोगों के बीच उसके जज्बे को जिंदा रखना।
तो 23 मार्च की तारीख, जिस दिन लाहौर प्रस्ताव पेश हुआ था, उसे पाकिस्तान के विचार के लिए एक यादगार दिन बना दिया गया। इससे मुस्लिम लीग ये दिखाना चाहती थी कि वो अपनी मांग को लेकर कितनी संजीदा है और इसे एक जन आंदोलन बनाना चाहती है। मतलब बात सिर्फ कागजों या मीटिंगों तक ना रहे, लोगों के दिलों तक, सड़कों तक पहुंचे। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें जो इस लेख से उभर रही है, तो कहानी कुछ यूं बनती है। 1930 में इकबाल ने एक अलग मुस्लिम वतन का ख्याल रखा। फिर 1933 में रहमत अली ने उसे पाकिस्तान का नाम और एक भौगोलिक शक्ल दी। सही। और आखिरकार 1940 में लाहौर में जिन्ना की लीडरशिप में मुस्लिम लीग ने इसे एक औपचारिक सियासी मांग बना दिया और द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपनी बुनियाद मान लिया। बिल्कुल। ये पूरा सिलसिला दिखाता है कि कैसे एक अमूर्त सा विचार धीरे धीरे अलग अलग लोगों के योगदान से, अहम घटनाओं के जरिए एक ठोस सियासी मकसद बन गया। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सफर यही दिखाता है कि कौमें या मुल्क रातों रात नहीं बनते। उनके पीछे सालों की सोच होती है, बहसें होती हैं, जद्दोजहद होती है, बहुत से लोगों की कोशिशें होती हैं। हर एक पड़ाव, चाहे वो इकबाल का भाषण हो, रहमत अली का पैम्फलेट या लाहौर का प्रस्ताव, हर एक ने उस विचार को मजबूत किया, उसे आगे बढ़ाया। लेख हमें इन शुरुआती मगर बहुत बुनियादी कदमों को समझने में मदद करता है। ये समझना वाकई अहम है कि आज जो हकीकत हमारे सामने है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, किन विचारों से हुई। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं, जो इसी लेख से मिली जानकारी पर आधारित है। हाँ, बिल्कुल। जरा सोचिए, पाकिस्तान नाम की पैदाइश को समझना और एक अलग मुल्क के शुरुआती ख्यालात को समझना, ये बाद में जो पेचीदा तारीखी वाक़े हुए, बंटवारे तक की बातचीत, समझौते, तनाव, उनको देखने के हमारे नजरिए को कैसे बदल सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या ये शुरुआती वैचारिक स्पष्टता बाद की उलझनों को समझने में कोई रोशनी डालती है, या फिर ये दिखाती है कि विचार शुरू में कितने सीधे लगते हैं और हकीकत कितनी मुश्किल और पेचीदा हो सकती है? बहुत दिलचस्प सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है